जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में आज का जो लेसन है बातचीत है, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें इस लेसन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे और संदर्भ प्रसंग भी देख लेंगे। उम्मीद है कि इससे बाहर आपका प्रश्न 2025 के बोर्ड पेपर में नहीं आ गया अगर इस लेसन से पूछता है। तो बातचीत पहला लेसन है, इसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कुछ इनके बारे में हम लोग स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं, मतलब याद करने वाला, जो माइंड में रखने वाली चीज है। आइए देख लेते हैं। जैसे बातचीत के जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कई बार पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 4 विकल्प दे देता है, तो ये याद रखने की चीज है। निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को मृत्यु हो गई थी बालकृष्ण भट्ट की। माता पिता का नाम यहाँ पे दे रहा है। माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? जैसे उपन्यास में क्या क्या है? रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये उपन्यास है जो आपके परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि 100 अजान एक सुजान किसकी उपन्यास है या रचना है, और 4 विकल्प देगा जिसमें से एक विकल्प में रहेगा बालकृष्ण भट्ट। तो ये याद करने लायक तथ्य हैं। इनके नाटक कौन है जो प्रसिद्ध हैं? पद्मावती है, किरातार्जुनीय है, वेड़ी संहार है, शिशुपाल वध है इत्यादि। मतलब ये जो प्रसिद्ध उपन्यास और नाटक हैं बालकृष्ण भट्ट जी के, यहाँ पे दे दिया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है ना। हम लोग जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि हिंदी का जो पेपर बनता है आर्ट्स का अलग बनता है और साइंस और कॉमर्स का एक में बनता है, मतलब 2 पेपर होता है। तो पिछले वर्षों में 2011 से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। कहा जाता है कि अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो ठीक है, देखिएगा, या तो आप नोट कर लीजिए या वीडियो ही बार बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये बातचीत आपकी जो है ये क्या है? तो ये ललित निबंध है। ठीक है ना। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आपको पता है, बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? आपका विकल्प हो जाएगा बातचीत के जरिए। ठीक है ना। इसमें बताते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए, जब आप बातचीत करेंगे तो। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पिताजी का पेशा क्या था? तो व्यापारी थे वो। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे व्यापारी थे। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? सभी प्रश्न आए हुए हैं, जैसे 2023 में पूछा है, देख रहे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो भरतेंद्र युग के रचनाकार हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? देखिए, वही प्रश्न फिर से रिपीट किया है यहाँ पे, जो आपका प्रश्न नंबर ऊपर थोड़ा सा पूछा है 3 में, देखिए उसी से मिलता जुलता है। ठीक है ना। जो आपका प्रश्न नंबर क्या बोलते हैं 6 है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। देख रहे हैं, कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है बातचीत के जरिए। वही प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। ठीक। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? आ गया ना। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम आपका पार्वती देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग कैसा रहा है? तो उर्वर रहा है, अर्थात निबंध इसमें बहुत अधिक लिखा गया है। ठीक है। आइए अब एक बार हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने पूछे गए हैं जो साइंस का पेपर बनता है। अब साइंस और कॉमर्स में जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में उसको देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भरतेंद्र युग को। देखिए अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो यही इंटरचेंज करके पूछता है, जो आर्ट्स में पूछता है अगली बार साइंस में वो क्वेश्चन दे देता है या कॉमर्स वाले में दे देता है, जो साइंस और कॉमर्स में देता है वो आर्ट्स वाले में दे देता है। आप इन्हीं को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपके जेहन में अगर ये चला जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें कोई प्रश्न बाहर जाएगा इस लेसन से। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था पिता का? नाम बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, तो ये निबंध है। बातचीत क्या है? साहित्य में निबंध है, ठीक है ना। निबंध होता है, कहानी होता है, कविता होता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? रस का समुद्र क्या बोलते हैं कि उमड़ चला आता है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ऐसे भी दे देगा और 4 विकल्प देगा, जिसमें से एक क्या है? बातचीत है, ठीक है। तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार के 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आया ना ऐसे, जैसे स्मरणीय तथ्य में आपको अभी बताया है, तो उनमें से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। तो 100 अजान एक सुजान के आपके उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे भी पूछ सकता है 100 अजान एक सुजान क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है? तो याद रखिएगा उपन्यास है, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2011 से अब तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के पेपर में पूछा गया था। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे आर्ट्स में पूछा है, कैसे साइंस में पूछा है, ठीक है ना। 2019 में पूछा, आप देखिए 2011 में, फिर 19 में रिपीट कर दिया है, ये 2024 में पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? अभी आप ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं कि रस का समुद्र किनकी बात में उमड़ चला आता है, तो दो हमजोली सहेलियों के, जैसे ऊपर अभी आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे अगर आप क्या बोलते हैं कि अच्छे से आपको वन लीनियर क्वेश्चन भी अगर तैयार कर लेते हैं, ये देख रहे हैं, रस का समुद्र उमड़ आता है, क्या बोलते हैं? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, तो आप आराम से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका भी उत्तर दे सकते हैं 3-4 लाइन में, 5 लाइन में। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखोगे? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखिए कैसे है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। कुछ जायका उनको क्या है? उनका क्या है? उनके बातचीत का निराला है, मतलब एक अलग तरीके से बातचीत होता है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। दोनों का जब बातचीत होता है ऐसे दिखाया गया है कि रस का समुद्र, समुद्र का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उमड़ चला आता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगर हम में वाक् शक्ति न होती तो क्या होता? मगर अगर हम लोग बोल नहीं पाते, क्षमता नहीं होती तो क्या होता है? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आइए हम लोग देख लेते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। सही बात है, मनुष्य के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें वाक शक्ति अर्थात बोलने की जो क्षमता है मनुष्य के पास, उन शक्तियों में से एक है। यदि हम में वाक शक्ति न होती, अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो हम गूंगे हो जाते हैं। सही बात है, जो बोल नहीं पाता है उससे गूंगा कहा जाता है। सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन रह जाती। सही बात है, पूरे संसार में जब कोई बोल ही नहीं पाता तो सब जानवरों के, पशुओं के समान हो जाते हैं। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? इस गूंगी न बोल पाने वाले संसार का क्या होता? अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह नहीं पाते। मतलब अवाक मतलब बोल नहीं पाने के कारण हम लोग एक दूसरे का सुख दुख नहीं बता पाते, कह पाते। हमें प्रशंसा, आलोचना, सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता, तो हम लोग किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकते, आलोचना अर्थात बुराई भी नहीं कर सकते, उसकी कटाक्ष नहीं कर सकते। सुनने कहने मतलब सब शक्ति हम लोग के पास से खो जाती। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता? अगर आपका कोई दोस्त है और कुछ बोलता नहीं है, बोल ही नहीं रहा है, तो जब तक वो नहीं बोल रहा है तब तक उस दोस्त के आप कौन सा पक्ष को देख पा रहे हैं, कौन सा अपने पक्ष को प्रकट कर पा रहा है, ठीक है। कोई नहीं बोलता है तो बोलते हैं यार बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत कम बोलता है। तो अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं।
देखिए, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? लेखक कहता है अर्थात बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपना अभ्यांतरिक मतलब अंदर का अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। अर्थात शब्दों के द्वारा आप क्या बोलते हैं, अपने अंदर के भाव को प्रकट कर सकते हैं और आप दूसरे के शब्दों के द्वारा उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। यह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य बोलता नहीं है तो उसका गुण और दोष दोनों नहीं प्रकट होता है। ठीक है, बोलने से ही रूप अनावृत होता है। अनावृत मतलब सामने आता है। कोई बोलता ही तो उसका रूप सामने आता है, नहीं तो ढका ही रह जाता है, नहीं तो छुपा का छुपा रह जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आर्ट के पेपर में 2022 में एक प्रश्न पूछा है, लघु उत्तरी प्रश्न, कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। बातचीत जो आपका निबंध है, इसमें दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, बातचीत पाठ के अनुसार दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई है। ठीक है ना, दो बूढ़ियों की जो बातचीत का प्रकरण है दिखाया गया है बातचीत शीर्षक में, वो बहू बेटी वाली है। ठीक है, अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, जो बहू और बेटों के बारे में गिला शिकवा बातचीत होता है, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब क्या बोलते हैं कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेंगे। मतलब जो दो बुढ़ियों का इसमें बातचीत का प्रकरण दिखाया गया है, या तो बहू बेटियों के गिले शिकवे के बारे में बातचीत करेंगी, या अपने क्या बोलते हैं कि बिरादराने का कोई ऐसी बात छेड़ देंगी जिससे लेके वो खुद ही क्या बोलते हैं कि आपस में लड़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं कि अगर इस बातचीत शीर्षक से दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा तो किस तरीके से पूछ सकता है। दो प्रश्न पूछा है, एक 2022 में, दूसरा 2023 में। ठीक है, पहला है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे। अभी लघु उत्तरी प्रश्न में ये आया था। अगर यही आ जाए तो दीर्घ उत्तरी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कि अगर बातचीत की शक्ति ही ना होती तो क्या होता। ठीक है ना, तो दीर्घ उत्तरी अर्थात इसको बड़े तरीके से कैसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध पर सारांश लिखिए, अर्थात इसका कहानी। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी बहरी रह जाती। सही बात है, पूरा संसार ही गूंगे और बहरों का हो जाता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए हों, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी तीसरी इंद्रियों द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन ना सकते। सही बात है कि ऐसा लगता है कि एक कोने में सबको बैठा दिया गया है और हम लोग एक दूसरे से अपने सुख दुख को नहीं कह पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है कि बातचीत शीर्षक का सारांश लिखिए। तो बातचीत शीर्षक का सारांश आप कैसे लिखेंगे, उसका हम लोग क्या बोलते हैं कि उत्तर। सारांश मतलब पूरा कहानी के बारे में ही यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो अगर इस कहानी को भी आप जान जाते हैं तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा तो एक आइडिया लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट है, जैसा आपको पता है भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का 1844 में, मृत्यु 1914 में हो गया था। आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में भट्ट जी का नाम आता है। सही बात है, आधुनिक काल के लेखक हैं जो बालकृष्ण भट्ट है और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उनमें उनका नाम आता है। इसलिए बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है कि बातचीत जो शीर्षक का निबंध है ना, ऐसा दिखाता है कि बालकृष्ण भट्ट एक बहुत मजबूत निबंधकार हैं। अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, हमें जो हम मनुष्य है ना, हमको भगवान ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, वो भी वरदान के रूप में। उन्हें वाक शक्ति भी एक है, उसमें बोलने की जो एक क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक है वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम गूंगे हो जाते हैं। सही बात है,
सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते हैं। सही बात है, वही चीज़ आया जो आप आगे पढ़े हैं कि जब नहीं बोल पाते गूंगे बहरों के जैसे बैठे रहते, एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पाते। इसमें वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। मतलब वाक शक्ति का अनेक फायदा है। हम लोग जैसे स्पीच, वक्तृता जैसे बोलते हैं, और बातचीत, दोनों इसका महत्व है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब एक लय में जो बातचीत करते हैं उसका एक अलग, और जो बोल के बातचीत करते हैं एक उसका भाव अलग है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। मतलब जब आप बोलते हैं ना, तो सामने वाला जो सुनता है उसके मन में एक उत्साह और जोश पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू का जो मतलब घर पे जो बातचीत करते हैं उसमें मन रमा रहे, इस तरीके से बातचीत होता है। उसमें स्पीच की संजीदगी बेकदर हो, धक्के खाती फिरती है। उसमें स्पीच, एक लय का कोई महत्व नहीं होता। आराम से आदमी बात कर रहा है, पड़ा हुआ है, ठीक है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। मतलब 2 भी लोग में बातचीत होगा, और देखते हैं मीटिंग होता है, बहुत सारे लोग, या जमात बोलते हैं। जमात मतलब वही मीटिंग समझ लीजिए, बहुत सारे लोग जहां तक उसकी क्या बोलते हैं, क्षमता हो, करते हैं। एडिसन का क्या मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोलते हैं कि जो असली बातचीत होता है 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सही बात है। जब 3 हुए, वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। जब 3 लोग हो जाते हैं तो दोनों अपने अपने बात नहीं कहते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है। कहा भी गया है कि 6 कोनों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी बात, कोनों में कह रहा है, कानों में पड़ी बात खुल जाती है। मतलब अगर 3 व्यक्ति रहे, मतलब 2 से जब अधिक होती है, और 2 से अधिक व्यक्तियों के सुनने में अगर कोई बात जाता है तो फैलता जाता है। दूसरे या किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निकट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ठीक है, सही बात है। आप कोई बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आ जाता है तो आप क्या ऐसे दिखावा करते हैं कि हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे थे या दूसरा बातचीत कर रहे थे। 3 आदमियों में बातचीत का त्रिकोण बन जाता है। 3 चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। मतलब अलग अलग, जैसे ट्रायंगल होता है ना, त्रिकोण होता है, अलग अलग क्या बोलते हैं कि रेखाओं की तरह होता है। गुपचुप अक्सर उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। ठीक है, जैसे अंगूठी में नग जड़ा जाता है ना, वैसे ही क्या बोलते हैं 3 आदमी में जो बातचीत होता है वो क्या बोलते हैं कि होता है। जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। मतलब इस तरह का, मतलब बेतकल्लुफी का कोई स्थान नहीं रहता। जब 4 आदमी होते हैं खुल के बातें नहीं होंगी, कोई खुलेगा नहीं। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, बोलते हैं फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। मतलब बहुत ही आराम से, इत्मीनान से एकदम ऐसे बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रमावल कहलाएगी। केवल यूं ही बातचीत हो रही है, कोई मतलब नहीं है। जब 4 से अधिक होगा तो उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गला सिकवा होगा। मतलब 2 जब बुढ़िया होती हैं और बहू बेटी अगर उनकी है तो अपने बहू या बेटे के क्या बोलते हैं, या बेटी की बुराई ही गला सिकवा आपस में बतियाएंगी। वे बिरादराने की रसरा छेड़ बैठेंगी, अपने बिरादर की बातों को छेड़ बैठेंगी। कभी कभी बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेंगी। मतलब खुदे होना चाहिए स्वयं, मतलब अपना, मतलब ऐसे मतलब जो अपने आप में लड़ने लगेंगी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। बालकृष्ण जी ये दिखा रहे हैं। सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यही तरीका है कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सकें कि अपने
आप बात कर लिया करें। मतलब बालकृष्ण भट्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा शक्ति क्या है बातचीत का, कि हम अब स्वयं से बात कर ले, खुद से बात कर ले, स्व आलाप, जिसको स्व आलाप बोलते हैं, कर लिया करें, अंतरालाप कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए ढंग दिखाया करती है। सही बात है, जो अंतः भाव है वो नए नए तरीके के गुण या ढंग को दिखाती है। अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक सोपान है। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग बातचीत शीर्षक का सारांश लिख सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है। आपके पेपर में प्रत्येक लेसन से कुछ लाइन दे देता है और बोलता है इसका संदर्भ प्रसंग लिखिए और व्याख्या लिखिए, या बोलता है संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, केवल संदर्भ और व्याख्या। तो संदर्भ क्या होता है? जैसे एक लाइन दिया है, सच है जब तक मनुष्य नहीं बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अच्छा, ये वन लीनियर क्वेश्चन में आया था। अगर ये लाइन याद है, आपके पेपर में आता है, तो संदर्भ आप लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे जैसा आपको बोलता है। ठीक है। संदर्भ और व्याख्या ही अधिकतर पूछता है आपके पेपर में लिखने के लिए। संदर्भ क्या होता है? ये लाइन पहचाननी होती है, और पहचान गए कि बातचीत शीर्षक का है तो आपको लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत जो क्या बोलते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति है वो बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ये संदर्भ होता है। ये परिचय बताना होता है कि किस लेसन से, किस पार्ट से, और इसका शीर्षक क्या है लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है। जैसे नीचे एक दिया है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। ये भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आया है। तो कुल मिलाजुला कर जितने सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप दिमाग में रखते हैं तो एक प्रश्न भी इससे बाहर नहीं जाएगा जो परीक्षा होगा 2025 में। ठीक है। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका कैसे संदर्भ और व्याख्या हम लोग लिखेंगे, देख लेते हैं। देखिए, ये संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। यही ने बताया। संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं कि लाइन को पहचान गए तो आप लिखना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है कि किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां, जो आपकी पंक्ति थी अभी मैंने दिखाया, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। अब आप व्याख्या क्या लिखिएगा? व्याख्या उसी लाइन को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। ठीक है। तो लेखक कहता है कि अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। मतलब कहा जा रहा है ना कि अगर बातचीत ही नहीं हो पाती तो क्या होता। ठीक है। तो कह रहा है कि इस क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होगा कि आंतरिक भाव को प्रकट करना क्या बोलते हैं कि मुश्किल हो जाएगा। बातचीत जब आप करेंगे तभी शब्दों के माध्यम से दूसरे के भाव को ग्रहण कर सकते हैं। यह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। बोलने से ही रूप अनावृत होता है, नहीं तो ढका ही रह जाता है। ठीक है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपका रूप छुपा रहेगा। अब बोलेंगे तब आपका सामने खुल के आ जाएगा कि आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? ये जो प्रसंग है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। अब इसका प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखना है। तो लिख के एक बार आप ट्राई कीजिए। संदर्भ क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब इसका व्याख्या मतलब इसी चीज को बढ़ाकर लिखना। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। इसका व्याख्या लिखिए, एक बार लिख के कोशिश कीजिए। ठीक है। पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि व्याख्या कैसे लिखेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के बातचीत निबंध से उद्गृत है। इसके रचनाकार हिंदी गद्य के महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने। आप थोड़ा सा बना भी लिख सकते हैं बना के। भाई, आपके किताब में जितने भी लेखकों को शामिल किया गया है वो सब प्रसिद्ध और महान है, तो ये लाइन उसमें जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं या पंक्ति है वो बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। इसके लेखक या रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं, जो बहुत महान है, एक महान क्या बोलते हैं कि निबंधकार हैं। अब बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि लड़का पढ़ा हुआ है। तो ये सब आपकी क्या बोलते हैं कॉमन सेंस है। ठीक है। ये आपकी हो गई संदर्भ। अब की व्याख्या कैसे लिखेंगे उस पंक्ति की? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं,
अपने विचार को शब्दबद्ध मतलब शब्दों के माध्यम से उजागर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के मन में अनेक तरह के भाव उठते रहते हैं। सही बात है, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, कभी हर्ष और कभी विषाद। विषाद मतलब दुख होता है, विषाद के तो कभी करुणा और कभी और दया के। मतलब मनुष्य के मन में हर समय अलग अलग भाव उठते रहते हैं, कभी खुशी के, कभी दुख के, कभी करुणा के, कभी दया के। ठीक है ना। करुणा मतलब कि आपको लगे कि कुछ गलत हो गया है तो रोने का भाव इस तरीके से आए। बातचीत एक ऐसा सरल, सुगम और सहज तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को प्रकट कर अपने को हल्का और पीड़ा रहित महसूस करता है। सही बात है, बोलते हैं ना बोलने नहीं देते हैं हमके, और कहीं अगर बोलने का मौका मिलता है बोलते हैं पूरा भड़ास निकाल लिए हैं, बोल दिए हैं। तो बातचीत कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया रहा है, बातचीत एक ऐसा सरल, सुगम और सहज तरीका है। आप किसी से बातचीत करते हैं तो एक सरल, सुगम और सहज तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को प्रकट करता है, अपने भाव को प्रकट करके अपने आप को हल्का कर लेता है, पीड़ा रहित महसूस करता है। मन की व्यथा और शोक बातचीत के क्रम में भाव की तरह अंदर बाहर निकल जाते हैं। सही बात है, जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी जो दुख और शोक होता है वो भाव की तरह बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया से मनुष्य का मन हल्का और निर्मल हो जाता है। ठीक है। निबंधकार मवाद और धुआं से मनुष्य के भीतर छिपी हुई घनीभूत पीड़ा और शोक आदि बातों की ओर ध्यानाकृष्ट किया है। मतलब मनुष्य के अंदर जो क्या बोलते हैं कि मवाद और धुएं की बात यहाँ पे कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इसका मतलब कि उसके अंदर जो मतलब दुख है, कष्ट है, उसकी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि उस लाइन का जो दिया है इस लेसन से, इस पार्ट से, उसका हम लोग संदर्भ और व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है। आर्ट्स के पेपर में 2019 में ये लाइन आया था संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। ठीक है ना। सप्रसंग व्याख्या बोल रहा है, प्रसंग भी आप इसमें लिख सकते हैं, संदर्भ व्याख्या भी लिख सकते हैं। जहां आदमी को अपने जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। ये लाइन आपके बातचीत पार्ट से लिया गया है। इसमें बोल रहे हैं जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत पड़ती है। लगता है कि ज़िंदगी आपको मज़ेदार बनानी है तो अच्छा खाना खाएं, फिर जो पीने योग्य पदार्थ है उसको लें, फिर इधर उधर घूमें आए जाएं, इसकी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार वहाँ बातचीत को भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। वहाँ जहाँ भी जाएगा, आएगा, रहेगा, वहाँ बातचीत भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि दिखाया गया। अब इस लाइन का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध रचना है या निबंध है। ठीक है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जो एक सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है। इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे आइए दिखा देते हैं। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रतिभावान गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, देख रहे हैं कैसे प्रतिभावान गद्यकार बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से उद्गृत है। कैसे लिख रहा है? शब्दों का सब समायोजन है। वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा है, बातचीत द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। सही बात है। तो इसमें आपका संदर्भ प्रसंग क्या होता है, प्रसंग यहाँ पे बता देते हैं। देखिए संदर्भ तो ये होता है कि आपको परिचय देना होता है कि किस लेसन से है, किस पार्ट से है और इसके लेखक कौन है। प्रसंग क्या होता है? उस लाइन का एक या दो लाइन में ही क्या बोलते हैं भाव को लिख देना। ठीक है। तो उसी लाइन का क्या बोलते हैं भाव लिख रहा है कि यहाँ पे वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा है, बातचीत द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब नीचे व्याख्या लिख रहा है, जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत को भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। वही लाइन लिखा है। ठीक है। जिंदगी तभी आनंददायक बनती है जब तक हम खाते पीते रहते हैं, चलना फिरना या व्यायाम करने की भी जरूरत रहती ही है। सही बात है। आनंददायक है, हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन व्यायाम की भी जरूरत है। ठीक है। बातचीत की भी जरूरत है। बातचीत द्वारा मनुष्य अपने दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति भी कर लेता है, अपना अमृत और जहर दूसरों तक पहुंचा पाता है। सही बात है। जब आप बोलेंगे तभी तो अपनी अमृत और जहर, मतलब कोई अगर बोलता है, बोलते हैं बहुत तीत बोला था, इस प्रकार की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो बोलने से ही आपके जो भाव है वो प्रकट होंगे। ठीक है। कि बहुत तीत बोलता है, उससे नहीं हम बात करेंगे, और बहुत कोई अच्छे से बोलेगा, आप तो बोलते हैं बहुत अच्छे से बातचीत करता है, तो अमृत है उसके लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि संदर्भ और क्या बोलते हैं कि
व्याख्या लिख सकते हैं, प्रसंग भी एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर बातचीत शीर्षक से बालकृष्ण द्वारा जो क्या बोलते हैं रचित निबंध है, बातचीत शीर्षक से कुछ भी आपको अगर इस परीक्षा में 2025 की परीक्षा में आपसे पूछता है तो मुझे लगता है कि आप एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, सबका सब कर दीजिएगा। और बार बार अगर 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रश्न छूट पाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोलते हैं स्मरणीय तथ्य पढ़ाया, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, फिर आपको लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाया, फिर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ाया और संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी बता दिया। और चूंकि बिहार में क्या होता है कि आर्ट्स का अलग पेपर बनता है, इंटर का और साइंस और कॉमर्स का एक अलग पेपर बनता है, 2 पेपर होता है। तब मैं दोनों परीक्षाओं में 2011 से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को, चाहे आपकी बहुविकल्पी हो, दीर्घोत्तरी हो, लघुत्तरी हो या संदर्भ प्रसंग हो, सब मैं बता दिया। आप आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप देख लीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कमी है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।